Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT Sri City and I am a second year student. तो हमने पिछली क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 चालू किया था। हम इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर रहे थे। अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो हमने एमसीक्यूज में टाइप 1 कर लिए थे और टाइप 2 के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं थोड़ा सा नीचे देख लेता कहाँ तक के थे, थोड़ा रिकॉल करता मैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको पहले पिछले क्लास में बताया था कि हमारा सेकंड लेक्चर है कि केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। तो इसमें कुछ चीज़ें लॉजिकली है, कुछ चीज़ें में बहुत से एक्सेप्शन है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा कम हो। तो थोड़ा सा आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए तो आप इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ मैं। 16 क्वेश्चन हमने क्या करे थे, एटॉमिक नंबर ऑफ दी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो वही था, क्या था अपने री सॉरी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते थे हमारे, एस एंड के ब्लॉक। तो इसके साथ हमने देखा था और इसका आंसर कुछ हमें क्या आया था, इसका आंसर था हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, तो ये ऑप्शन हमारे करेक्ट थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, which of the following elements will gain one electron more readily in comparison to other electron of their group? ओके, तो ये बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के बारे में बताना है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप गेन वन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर चेक कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, कि देखिए ये जो होगा सल्फर गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, Na दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया है एंड क्लोरीन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ। तो देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। ओके, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन अपना 17 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ठीक है, सल्फर हमारा क्या हो गया, 16 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ठीक है, सोडियम में हमारे कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है NH2NP5 का होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। तो ये NH2NP6। तो देखिए मैं ये एग्जाम ये वाला ऑप्शन इसलिए पहले करा रहा क्योंकि देखिए इसमें आपके पास जब NH2NP5 रहता है तब आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा एंड मोर स्टेबल। तो देखिए जब आप आपका ऑक्टेट भी कंप्लीट और स्टेबल बन रहा है तो ये वाला तो आप इसकी तो भूल ही जाइए, ये तो सबसे पहले कलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में क्या होता है, NH2NP4 होता है। अब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो NH2NP5 हो गया। इसके कारण क्या होता है पता है क्या यहाँ पे, इसके कारण बेसिकली यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आपको पिछली क्लासेस में मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है उसके कारण इसको एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर आपको इसमें सेकंड वाली डालना है तो स्टेबल बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी और वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं सोडियम का देखते हैं। हाँ, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका क्या होता है NS1 होता है। अब इसमें आप NH2 डालोगे तो ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें डाल सकते हैं, यानी कि उतना हार्ड नहीं है, यानी कि ये भी एक ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमें इसमें कंपेयर करना है। ओके, अब देखिए सल्फर के बारे में, सल्फर ऑक्साइड। ओके, ये भी उसी का ही है, NH2NP4। लेकिन इसमें क्या होता है पता है क्या, इसमें डी ब्लॉक, सॉरी, इसमें जो होता है हमारा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन-2। देखिए उसी ग्रुप का एलिमेंट है OS ऐसे आता है ना, लेकिन इसमें इसका साइज बड़ा होता है, इसके कारण इसमें उतना वो दिक्कत नहीं आता। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला आएगा क्लोरीन। देखिए वो तो उसमें कोई दो ही राही नहीं थी, इसका आंसर फर्स्ट होगा दैट इज सल्फर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है कि जो जितना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है इलेक्ट्रॉन लेने पे
तो वैसे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Helium has the highest first ionization enthalpy in the periodic table. Okay. Chlorine has the least negative electron gain enthalpy than fluorine. Okay. Mercury and bromine are liquid at room temperature. In any period, atomic radius of alkali metal is the highest. Okay. तो ये सारी चीजें बोला गया। तो देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन हो गया, इससे लेके हीलियम हो गया। तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है। तो हीलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट। तो पहला आंसर तो इसका सही है। ठीक है। दूसरा देखते क्या है। क्लोरीन हैज द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। हाँ, ये क्या होता है? देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर ऐसा ऐसा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर चलता है। आपको पता है ना, इसमें एक्सेप्शन आता है, लेकिन क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। और उसमें बोला क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये गलत है। तो सेकंड वाला तो गलत है, पहला वाला अपना सही है। ठीक है, हमें हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड। हाँ, ये तो सही बात है। एच जी एंड बी आर लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, इसमें कोई दो राह नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल इज द हाईएस्ट। ये भी बात सही है। जो अपना डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन साइज इंक्रीज करता है। तो इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल इज हाईएस्ट। ठीक है, फोर्थ भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट भी सही है, सेकंड वाला नहीं, सॉरी थर्ड वाला, सेकंड वाला तो गलत आ गया था ना, एंड फोर्थ वाला। तो ये तीन ऑप्शंस पे सही है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं आपको चालू कर तो दिया, मैं बताया नहीं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइप 2 है। इसमें क्या कह सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको सारे ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी लेना है, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है जब मैं पेपर दे रहा था उस टाइम पे अगर मैं एक ऑप्शन सही करता तो 1 मार्क्स मिलता था, पार्शियल मार्किंग भी रहता था उसमें। तो आप जब जेई के एग्जाम दोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पार्शियल मार्किंग का भी सिस्टम रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 1 मार्क्स, दो तीन ऑप्शन है उसमें मान लीजिए, तो तीन करोगे तो आपको 4 मिलेंगे, एक करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, दो करोगे तो 2 मिलेगा। ओके, ठीक है। लेकिन अगर आपने उन तीनों के दो सही कर लिया और एक गलत कर दिया तो उसमें आपके माइनस लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सेफली चलना है, या फिर पूरे फंडे क्लियर होंगे तो आप तो पूरे ही ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस? तो हमें बस इसमें अब क्या चेक करना पता है क्या? आपके पास ये जितने भी एलिमेंट भी हैं, ठीक है, इन सबके आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए, पहली बात ये। प्लस एक फंडा है, अगर आपके पास, देखिए अगर आपके पास प्लस चार्ज है तो आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन घटाने हैं, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, और उन सभी यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट दिए उनके इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। अगर वो इक्वल आते तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है, और नहीं आते तो फिर वो नहीं है पेयर। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला वाला Zn+2, Ca+2, Ga+3, Al+। देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, लेकिन 2 है तो माइनस करेंगे, आपको पता ही है, प्लस में माइनस करते तो इसका कितना होगा, 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्रोमियम प्लस कितना दिया है? क्रोमियम+2 दिया है, सॉरी कैल्शियम दिया है, कैल्शियम+2 दिया है। कैल्शियम का कितना होता है? 20, 20 - 2 करेंगे तो 18 हो गया। तो ठीक है, इसकी वजह से तो नहीं आ रहा है। दूसरा चेक कर लेते हैं, गैलियम+3। गैलियम का कितना होता है? चलिए, अरे हाँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना इतना फालतू काम नहीं करना चाहिए। देखिए आपके पास थोड़ा ऐसे इजी अंडरस्टैंडिंग करें। तो फिर ये ऑप्शन में 28 है, इसमें 18 है, जब दोनों मैच नहीं करे तो आगे के ऑप्शन को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं। तो पहला वाला तो हमारा गलत ही हो गया। तो ये सारी चीजें आपको देखते रहना चाहिए। ठीक है, मैं जैसे जानबूझ के कह रहा ताकि आप देख रहा था मैं कि आप में से कौन बोलता है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। ये K+ हो गया, कैल्शियम+2 हो गया, स्कैंडियम+3 हो गया, क्लोरीन -1 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। 19 में एक इलेक्ट्रॉन माइनस करें तो 18 हो गया। कैल्शियम में +2 करेंगे तो कितना होगा? कैल्शियम का 20 - 2 करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। स्कैंडियम क्या हो गया? स्कैंडियम का होता है 21 - 3 करेंगे, क्योंकि 3 प्लस है, स्कैंडियम+3, तो इसमें कितना हो गया? 18 आ जाएगा। और क्लोरीन -1 में कितना होता है? क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। 17 में +1 करके तो 18 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरे को लग रहा है सभी के 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सेकंड वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है,
थर्ड वाला देख लेते हैं। इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं, आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब आप इतने अ, मजबूत होंगे या नहीं, इतने टैलेंटेड होंगे कि आप देखते से सब निकाल ले वहीं पे, तो वो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। बाकी मैं तो ऐसे ही करूंगा, ताकि इसमें आपने को कोई एरर्स की दिक्कत ना है, यानी कुछ बाद में दिक्कत ना है, इसलिए कर लेंगे। 15 + 3 करेंगे, 18 आ जाएगा। सल्फर, सल्फर में -2 करेंगे, सल्फर का 16 + 2 18 हो गया। फिर अपना क्या दिया है, क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन में -1 करेंगे, 17 + 1 18। ठीक है। और पोटेशियम में +1 करेंगे तो 19 -1 = 18। तो देखिए 3 वाला भी सही लग रहा है मुझे तो। ठीक है। ठीक है, तो 3 वाला भी सही है। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट है ऑप्शन। ये सही हुआ तो ठीक, नहीं तो हमारे पास दो तो आ ही गए। T+4, तो अपना टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है। -4 करेंगे तो 18 आ गया। ठीक है, सब 18 के रिस्पेक्ट में देखना। ठीक है, कोई नहीं। आर्गन हो गया, आर्गन का तो 18 ही होता है। क्रोमियम +3 करेंगे, 24 -3 = 21। ठीक है, यहाँ पे डिफेक्ट आ गया, यानी कि मैच नहीं कर रहा, तो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड ही था ना, फर्स्ट था क्या सेकंड था, एक मिनट चेक करने दीजिए मुझे। सॉरी, सेकंड था, ऐसे कर लीजिए। तो ये दो आंसर इसके करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 और आते हैं। 20 क्या हो रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। कुछ कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, उसके हिसाब से हमें ऑर्डर चेक करना है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको टिक करना है। ओके, देखिए पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करता है पीरियोडिक टेबल एंड उसके क्लासिफिकेशन पे। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ते आता है, उसके कुछ जनरल ऑर्डर आपको अच्छे से आते हैं, थोड़े बहुत एक्सेप्शन आपको कुछ फंडा से आते हैं, तो आप इजीली मार्क्स करते हैं। और एक चीज क्या पता है, केमिस्ट्री एक ना नंबर गिविंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको अगर आपके पास कुछ आंसर दिया तो मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, मैं अपने जेई के टाइम में मैंने 30 to 45 मिनट में ये पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म कर दिया था, और मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में आए थे। ओके, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री अगर आप चालू करते हैं, मान लीजिए कई लोग फिजिक्स चालू करते हैं, कई केमिस्ट्री चालू करते हैं, अगर आप केमिस्ट्री से चालू करते हैं ना सब्जेक्ट, और आप जल्दी ही खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत ईजी है, अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्ट टेक कर देंगे, तो आपको थोड़ा इनिशियल बूस्ट अप मिलता है। तो मैं बेसिकली मेरा क्या ऑर्डर होता था, केमिस्ट्री करता था, फिर मैं फिजिक्स करता था एंड देन मैथ्स करता था, क्योंकि मैथ्स क्या कहना मेरा थोड़ा वीक था, मैथ थोड़ा हार्ड भी था। तो अगर उसमें फिर डिमोटिवेट हो जाता था, अगर एकदम से क्वेश्चन नहीं बना तो मैं ये ऑर्डर रखता था। ठीक, तो ये बाहर से बात हो गई क्वेश्चन के, तो ठीक कोई नहीं, ऐसी ऐसी बातें करते रहना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो पहले देखिए। एल्यूमिनियम +3 Mg+2 एंड Na+ इंक्रीजिंग आयनिक ऑर्डर। तो देखिए एल्यूमिनियम +3 लेस देन Mg+2 सोडियम +7 F-। तो देखिए ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपके गलती है, पॉजिटिव वाले का सबसे कम, नेगेटिव वाले का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो उस हिसाब से या स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। बोरॉन लेस देन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन। ये जहाँ तक कि मेरा फर्स्ट ही क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था इस पूरे सैम्पलर सीरीज का, यानी सॉरी इस चैप्टर की पहले क्वेश्चन। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमें बताना। अच्छा, इसमें पता है, ये सब ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम ऐसे जाते हैं ना तो वो इंक्रीज करती है, पर क्या होता है पता है, इसमें एक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। तो देखिए मैं बताऊँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है 2s2, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा मैं। क्योंकि मैं सभी चीज कोई भी ऑर्डर देखना तो मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ, क्योंकि उससे मेरे को आधी से ज्यादा चीज समझ आ जाती है। ठीक है, 2s2 2p3। अब देखिए, अब आपको इसको देखते से कुछ कुछ चीजें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, आएगी जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, पी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो थोड़ा इजी पड़ता है। सॉरी, हाँ दोनों, ये जो हमारा है ये हाफ फील्ड है। ओके, हाफ फील्ड होने की वजह से कैसा दिखेगा, ये ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और ये 2p4 है, वो हमारा ऐसा कुछ है। ठीक है, ठीक है,
तो जो ये पार्शियल फील्ड होता है, पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है हाफ फील्ड। ओके, जब हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा आती है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना निकालना हो जाएगा मुश्किल। और जब ये निकालना मुश्किल हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी आ जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका करेक्ट ऑर्डर देखा जाऊं तो मैं ऐसा पूछूंगा, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो कि नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये इट इज रॉन्ग, यानी कि जो ऑप्शन के हिसाब से, यानी क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही है, हालांकि वो ऑर्डर गलत है, ये सही ऑर्डर है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, आप अपने पास लिख लीजिए, राइट ऑर्डर। ओके, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, थर्ड ऑप्शन भी चेक करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई, टी आर, सी एल एंड फ्लोरीन। तो इंक्रीजिंग, अब इसमें गेन एंथैल्पी बताना है, नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की एंथैल्पी। देखिए मैं ऐसा और ऐसा लिखता हूँ ना तो मुझे थोड़ा ज्यादा समझ आता है। आयनाइजेशन एनर्जी को मैं आज तक पता है क्या मान के चलता हूँ, इलेक्ट्रॉन देने की, और आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। ओके, उससे ज्यादा मेरे को इजी पड़ता है। ठीक है, तो मैं करता हूँ। तो देखिए इसमें ना एक फिर से वही बात आ जाती है, किसकी बात आ जाती है, एक्सेप्शन की। क्योंकि ये हमने पढ़े हैं ना, आयोडीन का सबसे कम, ब्रोमीन का सबसे कम, लेकिन क्लोरीन का कम और क्लोरीन का सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। क्लोरीन जो होता है उसका साइज छोटा होता है, क्लोरीन का जो होता है साइज बड़ा होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो क्या आता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो इसकी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस देन होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो वहाँ ऑर्डर गलत दिया हुआ था, उस हिसाब से ऑर्डर से ये, तो आप इसको भी मार्क कर लीजिए, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, हालांकि ऑर्डर गलत दिया हुआ था। फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं, लीना की रब, इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ट्रू। इसमें तो मैं कुछ समझा भी नहीं रहा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। ओके, ये सारे मेटेलिक एलिमेंट्स है, क्योंकि अल्कली मेटल्स हमारे मेटल्स रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे हो रहा था, सब इजी इजी, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी होती है नो यूनिट। हम डायरेक्ट 2.1 1.3 ऐसे मान के चलते हैं, उससे हम बस ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों की कुछ यूनिट होती है और सेम यूनिट होती है। ओके, मेटालिक कैरेक्टर, ये तो एक अपनी प्रॉपर्टी हो गई, और इसकी हमारी नो यूनिट होती है। तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 21 का ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आयनिक रेडी वेरी इन, तो आयनिक रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी पूछा है इसमें कि वो किस पे डिपेंड करता है। ओके, तो जो आयनिक रेडी कह दीजिए या फिर आप एटॉमिक रेडी भी कह सकते हैं, तो एटॉमिक रेडी कहती है। तो मैं भी ऑप्शन देख रहा, पहले मैं आपको थोड़ा अपना नॉलेज बता दूं। तो जो रेडियो होती है, वो जो होती है रेडियस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/2 Z इफेक्ट। अब ये क्या लिखो, ये अपना हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, ठीक है, और अगर हम ऐसे ग्रुप के बारे में बात करें तो जब लेफ्ट से आप राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, और जब आप बढ़ते हैं तो इधर क्या होता है अपना, जब आप लॉन्ग टू बॉटम जाते हैं तब आपकी आयोनिक रेडी घटती है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको देख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है, मैंने ये देखी पहली लाइन जो लिखा था ये है। हालांकि मैंने ऑप्शन देख के ही लिखा पर मुझे ये पता था। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड सॉरी एंड ग्रुप 13 ऑफ पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय द एलिमेंट। ओके, थर्ड पीरियड एंड 13 ग्रुप। चलिए पीरियोडिक टेबल चलाते हैं अपना। पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड देखना है हमें, और ग्रुप तो एन की वैल्यू तो 3 है। तो देख, जब आप ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ऐसा कुछ इधर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट होता है, ये फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, और इधर कुछ होता है, सॉरी हीलियम इधर, ये लिथियम हो गया, ओके, ये सोडियम हो गया। तो इधर कुछ आता है एक एल्यूमिनियम करके। और आप जब पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से आता होगा तो आपको पता चल जाएगा एल्यूमिनियम ही होता है थर्ड पीरियड। आप ये मैट्रिक्स से कर सकते हो, ठीक है। 13 ग्रुप, जैसे कि मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा था, यहाँ मैट्रिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है, तो मैट्रिक्स से आप करेंगे तो और ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। थर्ड रो का 13th कॉलम इज इक्वल टू एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बारे में किसको नहीं पता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड एंड मेटेलिक, बस यही है आंसर। 23 का आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसके साथ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 2 भी खत्म होता है। तो 2 मिनट में थोड़ा वाटर पानी पी लेता हूँ, फिर चालू करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो आते हैं, एक नया पेज खोल लेता हूँ मैं, तो इसमें हेडिंग भी डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थ्योरी पार्ट है, तो मैं थोड़ा थ्योरी भी लिखते जाऊंगा। वैसे तो मैं समझा रहा हूँ, कुछ कुछ बोलते जाऊंगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, या फिर मैं तो चलिए ठीक है मैं करा भी दूंगा। और इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर के मैं थोड़े से नोट्स दे दूँ, मेरे पास जो मैं जब करता था ना जी के, तो मेरे पास नोट्स है, मैं आपको थोड़ा शेयर करूंगा ये। क्वेश्चन नंबर 25 चालू करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन द क्लोरीन। मैं जब से क्वेश्चन पढ़ा रहा है इस चैप्टर में, एक क्वेश्चन मुझे 4 से 5 बार रिपीट किया, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ना मैं आपको अच्छे से समझा। उसने बोला है 17 ग्रुप जो होता है, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। पर जनरली हमें तो पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो उसका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारा क्या होता है, हमारा होता है एक्सपेक्टेड। ये हमारे पास क्या है, हम बाय लॉजिकली एंड थिंकिंग, कैसा है हमारा। अब थोड़ा मैं अच्छे से समझाऊंगा इस पार्ट को, ठीक है। तो देखिए, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का एक एलिमेंट इधर ले लिया, फ्लोरीन होता है उसका एक बड़ा एलिमेंट ले रहा है क्योंकि वो बड़ा है, सॉरी ये क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन क्योंकि उसका साइज भी बड़ा है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 होता है, 2s2, सॉरी मैं बॉक्स में बनाया, 1s2, 2s2, 2p5, ओके। लेकिन इसका क्या होता है, 2s2, 2p5 होता है, लेकिन इधर कुछ डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वैकेंट, ओके, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कितना, 2s2, 2p6 हो गया, ठीक है। जब ये 2s2, 2p6 हो गया, तो इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखिए छोटा, अब मैं आपको ठीक है, इसमें भी आप जब एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो आएगा, नो इसमें कोई गलत बात नहीं, दोनों में रिपल्शन आएगा, लेकिन अभी आपको मैं कैसे बताऊं, सॉरी, अगर आपके पास एक छोटा सा पैकेट दिया है, इसमें आप बहुत सारी चीज ठूस रहे हो, ठूस रहे हो, ठूस रहे हो, तो यहाँ तो ज्यादा दिक्कत है ना, मोर प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास कुछ अच्छा बड़ा है तो उसमें आप ठूस रहे हो, ठूस रहे हो, ये हो गई उसकी कुछ लिमिटेड, पर इसके ऊपर थोड़ा और ठूस रहे हो तो कुछ मान लीजिए ऐसा आ गया, पर ये स्टे कर रहा है उसमें, तो लेस प्रॉब्लम। ऐसा यानी कि जनरली प्रॉब्लम होगा पर एस कंपेयरिंग, कंपेयर कर, तो देखिए
तो इसीलिए जब यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है लो आती है। लो मतलब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी हम डालना तो चाह नहीं रहे, पर अगर डाल ही दिए तो जबरदस्ती तो कम आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मोर आती है। मोर क्यों? क्योंकि उसके पास जगह है और वो बड़ा है तो वो ले सकता है। ओके, तो यही है उसका आंसर। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं अपने वर्ड्स में, बाकी मैंने लिख दिया। सॉरी, थोड़ी खास। क्वेश्चन नंबर 25 का, all transition elements are d block elements but all d block elements are not transition elements। ओके, तो अब इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए भी आपको पहले पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए, मैं लिखा कुछ 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 चीज लिखा रहा मैं आपको। देखिए, 3D सीरीज, डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देखिए अब थ्योरी पार्ट है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखा रहा ताकि मैं जो लिखा हूँ वो आपको समझ में भी आ सके 3D में। तो 3D सीरीज क्या होता है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट आ गया जिंक वाला। कोडी के बारे में लिखें, या सरना, मोहतक, लाते, पहते, बीडी, सॉरी बिल्कुल ठीक है, MO, EC, RU, RH, PD, ACD। सॉरी, देखिए थोड़ा छोटा सा पड़ गया पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। ठीक है, CD को। ये देखिए थोड़ा सा मैंने अपने वो बनाए रखे हैं थोड़े से नेमिंग कन्वेंशन, जिसका मुझे याद रहता है। 5 डिस्क इसका थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई, इसको जिसमें ऐसे याद रखो। ला, हफ, ता, वा, सुल, रे, ओसे, बटा, वे, यू, एच, जी। ठीक है, तो देखिए अब आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसका। देखिए ये वाला एलिमेंट देखिए, लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट देखिए। ओके, तो क्या होता है इसमें? इसके ऑर्डर क्या होता है? 3D10 4s2, 4D10 4s, 5s2 सॉरी, एंड ये हो गया 5D10 6s2। ओके, तो इसमें क्या मैं आपको ये बता, इससे आपको एक क्वेश्चन कैसे समझ आएगा? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए इसमें बेसिकली होता है, ये जो पूछा गया है उसको प्रूव करने के लिए हमें तीन ये रहते हैं, अपने तीन एलिमेंट्स रहते हैं, जिंक, कैडमियम एंड एच। ये जो होते हैं इनकी वजह से ये प्रूव होता है। तो ये क्या होता है? ये जो होते हैं ये अपने, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है क्योंकि डी ब्लॉक में ही प्लेस्ड है ना। बट अब ये ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सॉरी, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक तो है, लेकिन जो हर डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन है। ये पूछा गया ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, बट ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड, देखिए वो मैंने आपको ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, फिल्ड डी एंड एस, जो डी एंड एस ऑर्बिटल है उनके कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से ये डू नॉट शो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ transition elements and they are placed here। क्यों प्लेस किया गया है? जस्ट, ये एक थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, जस्ट बुकिश टर्म है, जस्ट फॉर रैशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो जिंक, कैडमियम और एच होते हैं उनके जो लास्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4s2, 5s2, 3s2, सॉरी 3D10 4s2, 4D10 5s2 एंड 5D10 6s2। तो देखिए इनमें सारे ऑर्बिटल जो एकदम फुल्ली फिल्ड है। ओके, अब ये फुल्ली फिल्ड है तो इसकी वजह से, जैसे मान लीजिए अगर आपको कि बॉन्ड फॉर्म करना है या फिर इसमें से कुछ आपको कलर प्रॉपर्टीज चेक करना है तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, कुछ
देखिए खाली इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, खाली ऑर्बिटल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें कह सकते हैं कि ये अपने डी ब्लॉक, ये जो क्वेश्चन में दिया है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वही चीज बोला गया, बस वो ये तीन एलिमेंट्स की वजह से बोला गया कि ये तीन जो डी ब्लॉक एलिमेंट प्लेस्ड है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करती। ओके, तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? Identify the group and the valency of the elements having atomic number 119. Also predict the outermost electronic configuration, write the general formula of its oxide. तो आपके पास एक एटॉमिक नंबर दे दिया है 119 और इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो एटॉमिक नंबर 119 दे दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल, वो मैक्स 1 से लेकर 118 तक आता है। और अगर 118 लास्ट है तो वो पक्का 18th ग्रुप का एलिमेंट है और 7th पीरियड का है। ये कौन सा 118? लेकिन अगर हम उसके बाद में अगर ऐसे बाय डिफॉल्ट कुछ पुश करना चाह रहे हैं तो वो 119 यहाँ पे आएगा। और ये 119 कहाँ आएगा? चालू कहाँ से होता है? फर्स्ट ग्रुप से, ये हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। और ये इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा? एट्थ पीरियड। समझ आ रहा है ना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? क्योंकि मैं एक ग्राफ टाइप पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा थोड़ा सा वर्चुअल, उतना और आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक ग्रुप 1 हुआ, एक ग्रुप 18 हुआ। ठीक है, ये पीरियड 1 हुआ, पीरियड 2 हुआ, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए 7 में और ये ग्रुप नंबर 18 में जो ये एलिमेंट आता है वो 118 होता है, ये लास्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो 8th वाला एलिमेंट अगर आप पुश करना है तो वो यहाँ आएगा और यही वो 119 हो जाएगा। तो ये ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी शो करेगा और 8th पीरियड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसमें बोला गया, उसने बोला है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो इसकी वजह से आएगा NS1, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रुप 1 होते हैं उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 से होता है लास्ट। ओके, अब उसने बोला गया है कि अगर वो NS1 का है तो वो क्या फॉर्म, वो क्या करेगा कि क्या बोला है? ऑल्सो प्रिडिक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, मैं इसी भर गया। अब देखिए ये NS क्या होता है? हमारा पीरियड नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 8th पीरियड जो हमने वर्चुअली क्रिएट करा, क्योंकि रहते तो 7 ही पीरियड है, लेकिन हमने वर्चुअली एक डाल दिया 119, हमें जबरदस्ती डालना ही है। तो n की वैल्यू हम यहाँ 8S1 लिखेंगे। ओके, यही हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बोला है उसने इसका ऑक्साइड बनाना है, तो ठीक है इसका ऑक्साइड भी बना लेते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो, मान लीजिए एक एक्स एलिमेंट ले लेता है एक्स, तो उसके ऊपर चार्ज +1 रहेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर चार्ज -2 होता है। जब इन दोनों का अपन ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड, तो वो क्या बनेगा? X2O, क्योंकि चार्जेस ट्रांसफर होते हैं ना। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में, तो X2O ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा अपने टेक्निकल टर्म्स और थोड़ा अपना बुक्स लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जब आपको बोर्ड वोर्ड में आ जाए। जेई में तो सिंपल पूछा गया तो आप फट से ये लिखिए, फट से ये लिखिए, खत्म। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन नंबर 27 तो अच्छा लग रहा है। ग्राफ व्राफ पूछ लिया, थोड़ा भारी सा लग रहा है। कोई नहीं, देखते हैं इसको भी क्या ही होगा, क्या पूछेगा। सारे क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड प्रायर पीरियड आर गिवन बिलो। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बोला गया, कुछ दिए हुए ऑर्डर, मैच द करेक्ट एंथैल्पी विद द एलिमेंट्स एंड कंप्लीट द ग्राफ गिवन इन। ओके, ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है, हमें ग्राफ भी कंप्लीट करना है, मैच भी करना है, यानी बहुत लंबा काम। तो पहले देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक ऑर्डर बता रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, पर जो जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज करता है। अभी हम पीरियड की बात हो रही है तो मैं सिर्फ पीरियड के बारे में बोलूंगा। ओके, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेकंड पीरियड के बारे में बात करें तो सेकंड पीरियड लिखते तो लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। और इनकी आयनाइजेशन वो दी हुई है, कहाँ दी है, और इसके साथ क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है। और हमारे पास बोला गया है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें तो ठीक है, इधर से जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, तो ठीक है बढ़ते जाते हैं। 8 9, सॉरी क्या था अपनी, देखते हैं इसकी कितनी थी, 520 थी, ठीक है। उसके बाद में थी बेरिलियम की 899, 801। कार्बन की कितनी थी, 1086, 1046, 1314। क्लोरीन की कितनी है, 1681, 2080, ठीक है। तो देखिए ये ऑर्डर तो सही चल रहा है कि नहीं, ये ऑर्डर भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ आ गई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे अब आ गई दिक्कत, ये ये हम, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में ऐसा कुछ होता है, आप पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा देता हूँ आपको। वो कुछ ऐसा होता है, तो लिथियम होता है, बेरिलियम से कम होता है, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू बोरॉन। कार्बन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, लेकिन नाइट्रोजन किससे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, ओके मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, 1086, 1410, वही तो मैं वो लिखे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एंड नियोन। तो देखिए यहाँ पे एक आ रहा है और यहाँ पे एक डिफरेंट आ रहा है, तो क्यों होता है, देखिए जो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक है। जो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 होता है। तो देखिए ये क्या होता है, फुल्ली फिल्ड। अब जब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्यों, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, कहाँ से होगा, मुश्किल फ्रॉम फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, एज कंपेयर टू पार्शियल फिल्ड, ठीक है। पार्शियली फिल्ड से कंप्लीटली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए उसकी बैरियर पे आयनाइजेशन एनर्जी तो जो बोरॉन से ज्यादा होगी, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में बोलना, ठीक है लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है, 2s2 2p4, नाइट्रोजन का क्या होगा, 2s2 2p3। अब आप बोलेंगे इसमें तो फुल्ली फिल्ड नहीं है, इसमें तो फिल्ड है, लेकिन देखिए ये पार्शियली, और ये होता है हमारा हाफ फिल्ड। तो बेसिकली चीज क्या होती है मैं बता रहा हूँ, हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। तो आप जब भी देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे, फुल्ली, फुल्ली का सबसे ज्यादा, फिर हाफ का, फिर पार्शियल का। उस हिसाब से आप जब ऑर्डर चेक करेंगे तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल, तो मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू लेस आयनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, वही ऑर्डर जो मैंने लिखा है, तो ऊपर कहाँ लिखा मैंने, तो आप इस ऑर्डर को ध्यान रखिए, कुछ कुछ चेंज आता है इसमें, ठीक है। एक्सेप्शन है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, सॉरी, ओके इतना ठीक रहेगा, इतना भी ठीक रहेगा। 500 से चालू हो रहा है, कुछ 1000, 1500, 2000, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा ऑर्डर होगा, देखिए कैसे होगा, इतने से चालू हो रहा है, 3 से चालू हो रहा है, और ये ऐसा होगा, ठीक है। ये कुछ अपना, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अपना बोरॉन आ गया, ठीक है। कुछ होगा, मैं ऐसे, फिर इसके बाद कैसा होगा, ठीक है। बोरॉन तक के कैसा था, बोरॉन पे चेंज किया था उसने, कैसे किया, देखिए बोरॉन पे बढ़ गई थी, फिर बोरॉन पे कम हो गया, फिर उसके बाद में कार्बन से नाइट्रोजन तक के कांस्टेंट है, तो कार्बन से नाइट्रोजन तक के इंक्रीज करा दें, ठीक है। नाइट्रोजन तक के इंक्रीज करा देंगे, ठीक है, ये नाइट्रोजन आ गया, ओके। और यहाँ बीच में कहीं अपना कार्बन आ जाए, लेकिन इसके बाद में फिर कांस्टेंट आ गया, ऑक्सीजन भी कम हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर इंक्रीज कर दिया, क्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसका कुछ ऐसा होता है, ये हो गया। तो अपना क्या होता है, ये हो गया अपना
सॉरी थोड़ा और छोटा करता मैं आपको इस ग्राफ पे ना और अच्छे समझ आएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मेहनत से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इतना काफी। ओके, तो देखिए ये जो हो गया, इसके बाद में कैसा होगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, अरे ये हो गया, नाइट्रोजन आ गया अपना, ये अपना 6 पे कार्बन आ गया। ठीक है, बोरॉन आ गया, देखते हैं, वेरी। ठीक है, तो में घटेगा 8 तक के, ये ऑक्सीजन आ गया, फिर फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन आ गया, और ये हमारा नियोन आ गया। ये ऐसे कुछ ग्राफ बस। ठीक है, इसी आपको पीरियोडिक टेबल तो अच्छे से याद रहना पड़ेगा अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से एकदम एक्यूरेटली सॉल्व करना है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आता है। अमंग द एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड सॉरी कार्बन एंड सिलिकॉन, which element has the highest first ionization enthalpy, which element has the most metallic character? Justify your answer. Okay, इसको मैं सिलेक्ट कर देता। तो इसमें बोला है आपका बोरोन दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, कार्बन दिया है एंड सिलिकॉन दिया है, और आपको इसमें से बताना है विच एलिमेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से बात कर दी, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी है, ऑर्डर पूछा है। देखिए जब आप अलोंग दी पीरियड चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज करती है, और जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज करती है। तो देखिए यहाँ बोरोन हो गया, यहाँ एल्यूमिनियम हो गया, तो ये तो डिक्रीज कर रही है ऐसे। ठीक है, लेकिन ये कार्बन ऐसा आता है, सिलिकॉन इधर पे यहाँ पर है। ठीक है, तो कार्बन की इधर से ज्यादा है और ऊपर भी, तो इसके तो सबसे हाईएस्ट हो गए पहली बात तो एमिशन एनर्जी। ओके, और फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया सिलिकॉन। तो देखिए यहाँ सबसे कम क्या आएगी, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी कुछ गलत हो गया क्या, मेरे ख्याल से ये डिक्रीज करता है इधर से और वो इंक्रीज करता है। ओके, वेट वेट हमने क्वेश्चन नंबर अपना 28 है ना। ओके, तो जो मैं सही बताया था, इधर से जाते तो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और इधर जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो देखिए जब ये आप सबसे ऊपर है तब आपका ये इस वाले इसका तो सबसे ज्यादा है, लेकिन आप अगर उसमें भी आप इधर सबसे ज्यादा चले जाए तो इसके सबसे हाईएस्ट होगी। कार्बन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बीच में पर ठीक है। ओके, तो वही है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और अलोंग दी पीरियड इंक्रीज करती है। तो ये फंडा आपके पास रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजी। तो ये पहले का आंसर है कार्बन। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। ओके ओके ओके, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जब ऐसे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, तो ये तो नहीं है। इधर जाएंगे यहाँ पे तो इंक्रीजेस है, लेकिन ऊपर कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम हैज मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। फोर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ टी ब्लॉक। ऐसे तो मेरे को ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि जो भी ये तो पूरा का पूरा बुक का है तो आपने पढ़ा होगा, मैं फिर भी लिख लेता शॉर्ट में। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है, पी, जो पी ब्लॉक और एलिमेंट होता है ना उसमें हमारे बहुत से एलिमेंट आ जाते हैं। मेटल आ जाता है, मेटलॉइड आ जाता है, लेंथेनाइड आ जाता है, लेंथेनाइड का तो सॉरी मेटलॉइड्स आ जाता है, नॉन मेटल्स आ जाते हैं, मेटल आ जाता है। एक बीच का मेटलॉइड वाला मेटल और नॉन मेटल के बीच का ग्रुप नहीं रखेगा, वो भी तो याद है ना आपको, मेटल्स। फिर अपना नॉन मेटल्स आते हैं एंड मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स फिर क्या हो गया इसमें, मोस्टली ऑल आर इन्वॉल्व इन कैटनेशन। ठीक है, दैट इज क्या होता है, दैट इज फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको पता ही है बहुत ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होते हैं इनमें।
और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा बोला मैंने, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, इसका क्या होता है NH2 NP4 हो गया, कि -2 से +2 के बीच में वेरी करती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन सॉरी +6 के बीच में। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे क्लोरीन होगा उसके -1 भी होती है, ठीक है, +5 +3, ऐसे बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके कारण अपन कह सकते हैं कि ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, इनमें क्या होता है, इनमें एक और चीज होती है, दे हैव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन दैट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, मैं लिख दिया, मैं समझाता हूँ, ओके। देखिए, पहला क्या है, तक मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलर्स, ये तो होता है, ये पता ही है आपको। फिर मोस्टली ऑल इन्वॉल्व इन कैटनेशन, जैसे कि कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उनमें कैटनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, क्योंकि जिनका जैसे चालू होता है NH2 NP1 से लेके NH2 NP7 तक, NP5 तक चलता है, और उसमें क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं। क्लोरीन के ClO, ऐसे MN2 MnO2 MN2O3 MnO5, ऐसे कुछ कुछ ऑक्साइड्स बनते हैं, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ही बनते हैं। दे हैव आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन दैट ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड जब हम चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फ्लोरीन एंड नियॉन इन पिकोमीटर आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड जस्टिफाई योर आंसर, ओके। तो हमारे पास कुछ ऑर्डर यानी कि वैल्यूज दी है, और हमें उनको बताना है कि इनमें से किसकी ज्यादा किसकी कम है, क्या है, सॉरी, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करनी है, ओके। यहाँ दिया क्लोरीन एंड नियॉन, इसके बारे में बात चल रही। तो देखिए, अब मैं आपको पहले यहाँ एक चीज लिखूंगा, आपको पहली बात ये समझ, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस वही नहीं होता, सिर्फ रेडियस वाला फंडा नहीं होता, रेडियस, आयोनिक रेडियस, बस ये सब नहीं होता, इसमें बहुत सी चीजें लगती है। इसमें से एक होती है, पहला होता है वैंडरवाल रेडियस, याद है कुछ आपको, वैंडरवाल रेडियस। दूसरा कोवेलेंट रेडियस। अब आप बोलेंगे ये क्या पढ़ा है मैं आपको, तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। जो फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन फ्लोरीन के दो एटम मिला दे हम, ऐसे कुछ जोड़ दे, तो वो इतने छोटे हो कि वो एक दूसरे को कोलैप्स कर जाते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये उनका डायमीटर होता है, और इसका जब हम आधा कर देते हैं, वो होती है रेडियस, और इसी को कहते हैं हम रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ओके। ये हमने इसके बारे में बात की। लेकिन अगर हम ऐसे एक नियॉन और नियॉन के एटम का कंबाइन करें, ये दूर दूर रहता है, पूछिए क्यों, क्योंकि नियॉन है बहुत बड़ा एलिमेंट एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, उससे तो बड़ा है, यानी कि बहुत तो बड़ा नहीं पर उससे बड़ा है, इसके बीच का डिस्टेंस। और ये देखिए, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये भी आपको पता होगा, ये भी एक दिक्कत होती है इसमें। तो नियॉन नियॉन में जब आप इसको देखते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आता है, ये रेडियस, ये किसकी वजह से आता है, पता है, वैन डर वाल रेडियस, ओके। तो देखिए, यहाँ आपको सीधे सीधे मैंने जिस हिसाब से बनाया उस हिसाब से दिखता है कि नियॉन का रेडियस ग्रेटर देन फ्लोरीन का रेडियस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें, कौन सा ऑप्शन, 160 160 गलत, 72 72 गलत, ये गलत, पहला आंसर सही है। आपको याद नहीं रखना है कि कौन किस इसकी इतनी है, अगर आपको याद है तो आप तो बहुत ही माहिर गए हैं, यानी कि आप में बहुत क्षमता है याद करने की। पर अगर आप थोड़ा सा यानी कि स्मार्ट तरीके से सोच रहे, जैसे हम कहते हैं ना, परिश्रम करो पर अगर स्मार्टली करो तो ज्यादा फल मिलता है और इजीली मिलता है, तो वही है। आपको बस देखना है कि नियॉन और फ्लोरीन में क्या फंडा था, उस हिसाब से आपके पास अगर वैल्यू याद भी नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर 1 है, ओके। तो ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। तो हमने आज कितने 30 क्वेश्चंस कर लिए, सॉरी हाँ 30 क्वेश्चंस कर लिए हमने, और कितने बच्चे करने हैं?
तो ठीक है, थोड़े बहुत बहुत से बचे हैं। तो आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चंस पे रुकता हूँ, और अगली नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और ट्राई करेंगे कि अगले दो एक क्लास में, एक 1.5 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करवा दें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी अगली क्लासेस में हम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।